डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रवीण कुमार, फिजिक्स फैकल्टी एट रेजोनेंस कोटा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 28 जनवरी का शिफ्ट 2 का जेई मेन का पेपर। और जो पहला क्वेश्चन जो हमने लिया यहाँ पर सरफेस टेंशन का है। ए लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस आर इज डिवाइडेड इनटू 27 इक्वल पार्ट्स। तो पूछा गया है फाइंड आउट द वर्क डन इफ सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज टी। रेडियस आर है और सरफेस टेंशन टी है, इसी में आंसर पूछा गया है। तो मान लेते हैं एक हमारे पास में एक लिक्विड है स्फेरिकल शेप की जिसकी रेडियस आर है और इसके हमने छोटे छोटे 27 टुकड़े कर दिए। आइडेंटिकल साइज हैं सबके और इसकी रेडियस अब जगह नहीं है, स्मॉल आर और इसकी रेडियस कैपिटल आर। तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम तो बराबर रहेंगे। तो 4/3 पाई आर क्यू इक्वल टू कह सकते हैं 27 इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। और क्या लिख सकते हैं आर इक्वल टू 3r। एक ही रिलेशन आ गई हमारे पास में। अब हमें क्या निकालना है इसमें? हमें निकालना है इसमें वर्क डन। तो वर्क डन के लिए हमारे पास में एक डायरेक्ट फॉर्मूला है W इक्वल टू टी डेल्टा ए, जहां डेल्टा क्या है? चेंज इन सरफेस एरिया। हम डेल्टा ए को क्या लिख सकते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहां पे हम देख सकते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। तो इनिशियल जो सरफेस एरिया होगा हमारा, ये कितना हो जाएगा? 4πr²। अब बात है ये जो ड्रॉप है हमारी 27, इनका सरफेस एरिया कितना होगा? तो कैसे निकाल सकते हैं? एक ड्रॉप का तो कितना होगा? एक ड्रॉप का होगा 4πr²। अब ऐसी 27 ड्रॉप्स हैं तो इसकी मल्टीप्लाई कर दी, इक्वल टू 27 इंटू 4π। और r² की जगह यहाँ से अगर वैल्यू लें हम तो r इक्वल टू कितना है? कैपिटल R के टर्म में r/3। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा r²/9। और 9 से हमने काट दिया ये 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 12πr²। यहाँ पर अगर वैल्यूज पुट कर दें हम तो t इक्वल टू 12πr² माइनस 4πr²। तो वी विल गेट द आंसर 8। एक मिनट। तो हमें क्या आंसर मिल जाएगा? t इक्वल टू 8πr²। इसके अकॉर्डिंग अगर हम ऑप्शन चूज करें तो हम देख सकते हैं जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा। ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये हमारा इलास्टिसिटी वाले चैप्टर से आया हुआ है। इसमें जो दिया हुआ है इक्वल वॉल्यूम ऑफ रॉड्स। तो दो रॉड है जिनकी वॉल्यूम इक्वल है, हैव क्रॉस सेक्शन एरिया इन रेशियो 4:1। तो पहले वाले का क्रॉस सेक्शन एरिया A1 ले लें और दूसरे वाले का A2 ले लें, तो हम कह सकते हैं जो इनका रेशियो है वो 4:1 है। अब क्योंकि इनका वॉल्यूम सेम है तो हम ये कह सकते हैं कि A1 L1 इक्वल टू A2 L2। तो L1/L2 इक्वल टू A2 ओवर A1। तो ये आ जाएगा बेटा 1:4। ठीक है। अच्छा, और इसमें अगर हम F1 फोर्स लगाते हैं तो जो एक्सटेंशन होता है वो कितना होता है? डेल्टा एल होता है इन द फर्स्ट रॉड। और अगर हम F2 फोर्स के बारे में पूछा गया है, F2 फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर डेल्टा एल एक्सटेंशन इन सेकेंड रॉड। अच्छा, इसमें ये माना गया है कि जो बोथ रॉड्स आर ऑफ सेम मटेरियल, मतलब उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होंगी। तो इनका जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो क्या ले लेंगे हम? वो हम सेम ले लेंगे। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की क्या फॉर्मूला होता है? y इक्वल टू F/A अपॉन डेल्टा L ओवर L। तो यहां से क्या कह सकते हैं? F इक्वल टू y डेल्टा L ओवर L इंटू A। अब देखिए यहां से हम क्या देख सकते हैं कि y तो दोनों के लिए सेम होगा, दोनों केस के लिए, क्योंकि मटेरियल एक ही है दोनों रॉड के लिए। और डेल्टा एल क्वेश्चन में कह रखा है कि जो लेंथ की एक्सटेंशन होती है दोनों में क्या होती है? सेम होती है। तो यहाँ पे कहा जा सकता है F इज प्रोपोर्शनल टू A ओवर L। तो क्या कह सकते हैं बेटा? F1 ओवर F2 इज इक्वल टू A1 ओवर L1 इंटू L2 ओवर A2। और इसे क्या कह सकते हैं? A1/A2
इंटू L2/L1। अब A1/A2 की वैल्यू कितनी है 4, तो इसकी जगह हम लिख दें यहाँ पे क्या लिख दें 4, और यहाँ पर भी देखें तो L2/L1 इसकी वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं 4, तो ये भी कितना आ गया 4, तो 4 इंटू 4 कितना आ गया 16। तो ऑप्शन में देखें तो सेकंड विल बी द करेक्ट चॉइस। हाँ, तो बेटा एक सेमीकंडक्टर से प्रॉब्लम पूछी हुई है ये, और ये हमें एक गेट का सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, और ऑप्शन पूछा गया है कि इसका फाइनल आउटपुट जो y है वो कितना होगा। एक्चुअल में जो प्रॉब्लम था जो मैंने बनाया है हैंड रिटेन, ये वाली प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन का पार्ट है। तो इसमें जो इनपुट दिए हुए हैं हमें A और B दिए हुए हैं, और ये आउटपुट है, और यहाँ पे हमें टिक करना है कि कौन सा आउटपुट करेक्ट है। तो अगर यहाँ से हम आगे चलते हैं तो ये जो इनपुट बनेगा ये A बनेगा, और दूसरा अगर देखें ये यहाँ से आया B, तो यहाँ पर जाके ये हो गया B, और इसके आगे एंड गेट है तो ये आउटपुट इसका जो होगा वो होगा AB। ऐसे यहाँ पर देखें तो ये A, और यहाँ से आते हैं तो नॉट गेट आ गया, तो कितना हो जाएगा A बार हो जाएगा, और ये यहाँ पर A बार, और ये B यहाँ से सीधा आया तो ये B। अब यहाँ पे एंड गेट लग गया तो इसको क्या कह सकते हैं A बार B। अब ये दोनों AB और A बार B किससे एसोसिएटेड हैं, ये एसोसिएटेड हैं और गेट से, तो इसलिए हम y इक्वल टू क्या कह सकते हैं, y इक्वल टू जो हो जाएगा और गेट के बाद में AB प्लस A बार B। अब इसमें से अगर हम B को बाहर ले लें तो A प्लस A डैश और ये B, A डैश नहीं A बार कहेंगे इसे, तो A और A बार जो एक दूसरे को नल कर देंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास में B बचेगा, तो आंसर जो होगा हमारा सेकंड हो जाएगा। हाँ, तो बेटा बड़ा आसान सा क्वेश्चन आया है, एक Q फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है, वो A की पावर 4 पर और B की पावर 3 पर और C की पावर 2 पर डिपेंड करती है। इन सब की परसेंटेज एरर हमें डिफाइन की हुई है A, B और C की 3%, 4% एंड 5% रेस्पेक्टिवली। देन द परसेंटेज एरर इन Q क्या होगा, तो इसके लिए हमारे पास में एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, डेल्टा Q ओवर Q इंटू 100 इक्वल टू, ये जो पावर 4 है ये आगे ले आएंगे और इसको लिख देंगे डेल्टा A ओवर A इंटू 100, ठीक है, और यहाँ पे 3 को आगे ले आएंगे डेल्टा B ओवर B इंटू 100। अच्छा, ऐसा लगता है कि C की पावर जो आगे आएगी तो क्योंकि माइनस पावर है तो -2 होगा, लेकिन एरर में क्या करते हैं हमेशा ऐड करते हैं, क्लास में कई बार बताया है ये, तो यहाँ पर भी एडिशन ही आएगा, तो ट्वाइस ऑफ डेल्टा C ओवर C इंटू 100। ये जो क्वांटिटी है ये वाली, ये है परसेंटेज एरर इन A, ये है परसेंटेज एरर इन B, और ये है परसेंटेज एरर इन C। तो ये कितना हो गया 4 इंटू, यहाँ से परसेंटेज एरर उठा लेंगे कितना 3% प्लस 3, सिमिलरली 4% एंड प्लस ये कितना 2, और ये प्लस 2 इंटू ये हो गया हमारा 5%, 12% प्लस 12% प्लस 10%, तो टोटल का सम कर दें तो ये आ जाएगा हमारा 34%, तो थर्ड विल बी द करेक्ट चॉइस। तो ये जो फिफ्थ क्वेश्चन आया है ये इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से आया हुआ है, और सिंपल एक डायग्राम दे रखा है और इस रेजिस्टेंस R की वैल्यू पूछी है। एक्चुअली जो फिगर में है, जो यहाँ पे I1 I2 जो लिखे हुए हैं वो क्लियरली नहीं मेंशन थे इसमें, तो मैंने हाथ से बना दिया है। मैं क्वेश्चन समझाता हूँ क्या है। यहाँ से करंट आ रहा है I, जिसकी वैल्यू कितनी है 0.9 एम्पियर। यहाँ पे एक एमीटर दिखा रखा है जिसमें 0.9 एम्पियर को शो करता है, और 3 ब्रांच हैं। ऊपर वाली ब्रांच में अननोन रेजिस्टेंस R है जिसको हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो 20 ओम है और इसकी करंट दे रखी है 0.3 एम्पियर। यहाँ पर रेजिस्टेंस दे रखा है 15 ओम और करंट अननोन है, तो मैंने मान लिया ये वाली करंट I1 और ये वाली I2, ये मैंने मान ली है, और मुझे क्या निकालना है, मुझे R निकालना है। तो देखो ये करंट भी दे रखी है और यहाँ पर इस वाली ब्रांच में रेजिस्टेंस भी दे रखा है, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस इस जो मिडिल में है ब्रांच, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं।
और ये वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि तीनों के तीनों पैरेलल में है, तो ये तीनों में रेजिस्टेंस में क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अगर हम यहाँ पे V निकालना चाहें तो V इक्वल टू आई आर, ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो I की वैल्यू कितनी, 0.3, R की वैल्यू कितनी, 20, तो कितना आ गया ये, 6 वोल्ट। अब इस वाली ब्रांच में भी यही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो V इक्वल टू आई की जगह कह दो I1 और रेजिस्टेंस R की जगह कह दो 15। V की वैल्यू कितनी, 6, I1 इंटू 50। तो I1 इक्वल टू जो आ जाएगा, ये आ जाएगा 6/15 इक्वल टू 0.4 एम्पियर। ठीक, हम I2 अब निकाल सकते हैं। कैसे? अगर जंक्शन रूल लगाएं तो हम कह सकते हैं कि I1 प्लस ये वाला जो करंट है, I1 ले लिया, और ये वाला करंट कितना, 0.3 एम्पियर, प्लस I2 इक्वल टू टोटल करंट कितना है, ये 0.9 एम्पियर। I1 की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले मैंने निकाली थी, तो यहाँ रख देते हैं 0.4 प्लस 0.3 एम्पियर प्लस I2 इक्वल टू 0.9 एम्पियर। तो यहाँ से I2 इक्वल टू जो आ गया हमारा, कितना आ गया, 0.2 एम्पियर। अब देखिए, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस V हमें पता है, I2 हमें पता है, तो R निकाल सकते हैं। तो R यहाँ से क्या हो जाएगा, V ओवर I2। V कितना, ये रहा 6 वोल्ट, और I2 की वैल्यू कितनी है, I2 की वैल्यू आई हमारी 0.2, तो क्या रिजल्ट आ गया, ये आ गया 30 ओम। तो थर्ड विल बी द करेक्ट चॉइस। ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये एक सर्कुलर मोशन से आया हुआ है और वर्टिकल पाथ में मोशन है। तो बड़ा ही मतलब डायरेक्ट रिलेशन में बेस्ड ये प्रॉब्लम है। एक स्ट्रिंग जिसे हम वर्टिकल पाथ में इस तरह से घुमाते हैं, तो डिफरेंट पॉइंट पर अगर हम मिनिमम स्पीड फाइंड आउट करना चाहें, किस कंडीशन के लिए, कि जस्ट ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करे। क्वेश्चन में दे रखा है इट जस्ट कंप्लीट्स वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो अगर मान लीजिए स्ट्रिंग की लेंथ L है, तो यही इसकी रेडियस बन जाएगी। ये टॉप पॉइंट हो गया और ये वाला बॉटम पॉइंट हो गया। तो यहाँ बॉटम पर जो स्पीड है v1, ये कितनी होनी चाहिए, √5gl। ठीक है, और ये ऊपर टॉप पर कितनी होनी चाहिए, v2 इक्वल टू ये होनी चाहिए √gl। ठीक है, ये सब क्लास में अच्छी तरह से बताया जाता है। ये L और ये भी कितना हो गया, ये भी L हो गया। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जब हमने डायरेक्ट अगर रिजल्ट हमने यूज कर लिए हैं √5gl और ऊपर टॉप पॉइंट पर √gl। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट लोअर मोस्ट पॉइंट एंड अपर मोस्ट पॉइंट। तो काइनेटिक एनर्जी लोअर मोस्ट पॉइंट पे कह दीजिए 1, क्योंकि इसमें हम v1 लिए हैं, और अपर मोस्ट पॉइंट पे कह दीजिए 2। तो कितनी हो गई, ½ m √5gl इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ½ m √gl इसका होल स्क्वायर। तो आंसर कितना आ गया, 5। यस, सेकंड विल बी द करेक्ट चॉइस। ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक कॉनकेव मिरर है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज 15 सेंटीमीटर, और जो इमेज की जो प्रॉपर्टी है वो दे रखी है वर्चुअल है, और उसका जो मैग्निफिकेशन है वो ट्वाइस है। तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर क्या होगी। तो यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं, इसका एक रफ डायग्राम। मान लीजिए कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इमेज वर्चुअल है तो पीछे ही बननी चाहिए कुछ इस तरह से। डबल मैंने इसलिए बनाई है, वो दी हुई है इसकी मैग्निफिकेशन ट्वाइस है, तो डबल साइज की मैंने इमेज बना दी है। ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इस मिरर के पोल से u है, तो ये तो इमेज की पोजीशन मिरर के पोल से कितनी हो जाएगी, इसको v ले लेते हैं कन्वेंशनली।
तो हमारे पास में मैग्नीफिकेशन दिया हुआ है बेटा, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला वैसे क्या होता है -v/u, और हमारे पास में ये क्या दिया हुआ है ट्वाइस, तो इक्वल टू +2 ले लीजिए। अब -v अपॉन, अगर हम साइन कन्वेंशन हम लें तो v पीछे है तो ये पॉजिटिव हो गया। एक्चुअली इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में चलती है वो पॉजिटिव होती है मिरर के रेस्पेक्ट में, तो कह सकते हैं कि ये मिरर का जो बैक साइड है वो पॉजिटिव है और जो फ्रंट साइड है वो नेगेटिव है। तो v तो पॉजिटिव हो गया और जो u है u नेगेटिव हो गया, इक्वल टू +2। तो यहाँ पे हम देखेंगे नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा 2u। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अच्छा, एक रिजल्ट और दिया हुआ है इसने कि ऑब्जेक्ट और इमेज की जो बीच की डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर है। मतलब हम क्या कह सकते हैं, अगर हम यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस देखें तो मैग्नीट्यूड वाइज कितना हो जाएगा, u प्लस v इक्वल टू कितना 15। अब यहाँ से रिजल्ट देखें v इक्वल टू 2u, तो u प्लस 2u इक्वल टू 15। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि u की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो u की वैल्यू 5 है तो v की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, v की वैल्यू 2 × 5, ये हो गई 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वैल्यूज हम पुट कर दें तो v की वैल्यू कितनी, v की वैल्यू है हमारी 10 सेंटीमीटर और u की वैल्यू कितनी, क्योंकि u हम नेगेटिव ही लेंगे जैसे मैंने पहले बताया, तो -1/5 इक्वल टू 1/f। एलसीएम ले लें अगर हम 10, 1 और ये -2 इक्वल टू 1/f, तो f की जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी -10 सेंटीमीटर। अगर हम इसमें अपना ऑप्शन देखें तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा 4th ऑप्शन है वो करेक्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर से है और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर बेस्ड प्रॉब्लम है। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म में और एक सरफेस एरिया माना हुआ है जो किस प्लेन में रखा हुआ है, वाई जेड प्लेन में। कुछ ऐसे मान लीजिए ये एक्स, ये वाई और ये जेड। तो जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन पेपर मेरे पास है तो कुछ इस तरह से मान लीजिए ये, तो जो एरिया की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एरिया की डायरेक्शन है वो एक्स, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अलोंग है। नेगेटिव में भी हो सकती है क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालना है तो पॉजिटिव और नेगेटिव का अंतर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव मान लेते हैं। तो हम एरिया वेक्टर को अगर लिखना चाहें तो मैग्नीट्यूड तो कितना है 30 और डायरेक्शन उसकी क्या हो जाएगी i कैप मीटर स्क्वायर। और हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म में वो कितना दिया हुआ है 6i कैप प्लस 5j कैप एंड प्लस 3k कैप। तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला है इसके लिए E डॉट A। तो हम इसे लिख सकते हैं 30 × 6, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 180 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ऑप्शन अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो 3rd ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 9 है ये है हमारा एक रॉड है मूविंग, उसमें इंडक्शन के चलते कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है इसके बारे में पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो रॉड की जो लेंथ है वो दे रखी है 2 मीटर की, वेलोसिटी दे रखी है 2 मिलीमीटर पर सेकेंड और रॉड जो है किस डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रही है और जो बी दिया है 2 टेस्ला अलोंग नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। हालांकि रॉड की इसमें ओरिएंटेशन नहीं दी है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मान लीजिए हम रॉड को ऐसे मान लेते हैं इस तरह से और रॉड की वेलोसिटी जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है और जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका
मैग्नेटिक फील्ड इसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जो इंड्यूस ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है E इक्वल टू वो होता है V क्रॉस B और डॉट L, जहाँ L क्या है, इस रॉड की लेंथ है जो दी हुई है। जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी, अगर हम देखें V और B की डायरेक्शन देखें तो इनके बीच में डायरेक्शन है 180 डिग्री की है। तो हम कह सकते हैं कि V क्रॉस B इस केस में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब ये 0 हो जाएगा। तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा, इंड्यूस कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अगर हम 0 देखें तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एसी वाले चैप्टर से पूछा हुआ है। इसमें करंट की वैल्यू दी हुई है हमें, और जो ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू है, ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दी हुई है हमें। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है फाइंड द पावर कंजम्पशन, या कितनी पावर कंज्यूम्ड हो रही है इसमें। तो अगर हम इसमें I और V में अगर फेज डिफरेंस हम देखें तो हम कह सकते हैं इसका तो फेज इनिशियल 0 है, इसका π/3 है, तो फेज डिफरेंस कितना हो गया, π/3। और पावर कंज्यूम्ड का जो फॉर्मूला है वो है VRMS IRMS, और जो फेज एंगल आया है उसका पावर फैक्टर बना लेंगे जो cos फाई होता है, तो VRMS IRMS cos फाई, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका। अच्छा, जो इनकी करंट की और पोटेंशियल डिफरेंस की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 100 है दोनों की, तो VRMS कितना हो जाएगा, 100/√2। सिमिलरली करंट भी कितना हो जाएगा, 100/√2, और cos फाई cos π/3, तो ये आ जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाई 2 और ये 1/2। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 2500 वॉट। तो यहाँ हम देखें अकॉर्डिंगली तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, वे ऑप्टिक्स से पूछा गया है। इसमें पाथ डिफरेंस दिया हुआ है बिटवीन 2 रेज इज 7 λ/4। तो पाथ डिफरेंस की मदद से हम फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं, आगे बात करेंगे। और बोथ रेज हैव सेम इंटेंसिटी, इंटेंसिटी की वैल्यू इन दोनों की सेम है। फाइंड द रेशियो ऑफ नेट रिजल्टेंट इंटेंसिटी फॉर ए गिवन पाथ डिफरेंस। इस पाथ डिफरेंस के लिए नेट इंटेंसिटी क्या होगी वर्सेस मैक्सिमम पॉसिबल नेट इंटेंसिटी। तो मान लिया कि दोनों की जो इनिशियल इंटेंसिटी है वो I0 है, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, I1 + I2 + 2 √I1 I2 और ये cos फाई, जहाँ फाई क्या है, फेज डिफरेंस। अब सवाल ये है कि हम फेज डिफरेंस तो दिया नहीं हुआ सर, पाथ डिफरेंस दिया हुआ है, ये तो पाथ डिफरेंस है, और जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एक्स से। तो हम ये फॉर्मूला ही बताए हैं क्लास में कि फाई इक्वल टू जो फेज डिफरेंस है वो क्या होता है, 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, 2π/λ, और जो पाथ डिफरेंस है उसकी वैल्यू क्या है, 7 λ/4। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7π/2। इसकी वैल्यू को उठा के यहाँ रख दीजिए। अच्छा, I1 क्योंकि उसने कह रखा है कि दोनों की इंटेंसिटी क्या है, सेम है, तो I0 + I0 और प्लस ये भी कितना आ जाएगा, वैसे तो I0 रख दोगे तो 2I0 ही आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो cos 7π/2 है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो नेट इंटेंसिटी इस पाथ डिफरेंस के लिए कितनी आ जाएगी, 2I0 आ जाएगी। हम अगर मैक्सिमम की बात करें तो कलर चेंज कर देता हूं मैं, तो I रिजल्टेंट जो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम कब होगा, जब cos फाई की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ से अगर देखें तो कितना आ जाएगा, 2I0, भाई I0 तो 2I0 तो हो ही जाएगा, प्लस ये भी इसकी वैल्यू जब हम 1 ले लेंगे तो प्लस 2I0 और कर दें, तो कितना आ गया, ये आ गया हमारा 4I0। तो अगर हम इनकी रेशियो निकाल दें, IR मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी वर्सेस मैक्सिमम रिजल्टेंट इंटेंसिटी, तो ये 2I0/4I0।
तो ये आ जाएगा 1/2। और हम ऑप्शन में देखें तो हमारी जो थर्ड चॉइस है वो करेक्ट हो जाएगी। तो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, कंटेनर है, उसके अंदर का जो प्रेशर है 1.3 एटमॉस्फेयर है एंड पार्टिकल डेंसिटी इनसाइड दे रखी है हमें 2 × 10⁻25 पर मीटर क्यूब। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है हमें, जो दी हुई है फिर वही यूज करनी पड़ेगी। तो फाइंड द टेम्परेचर इनसाइड द कंटेनर। तो इस क्वेश्चन में अगर हम PV = nRT इस रिलेशन से देखें तो P तो प्रेशर, V वॉल्यूम और N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, उसको लिख सकते हैं टोटल नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर और RT। P, N और V को इधर ले जाएं और RT और Na को इधर ले जाएं, कर सकते हैं ऐसे। अब ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम डेंसिटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम डेंसिटी D कह सकते हैं। और डेंसिटी D ये दी हुई है, ये और R/Na ये होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसको हम कह सकते हैं K। तो यहां पर अगर हम देखें तो रिलेशन हमारी क्या आ जाएगी, ये P = DKT। तो T = कितना, P/D और K। तो जो P की वैल्यू है, P की वैल्यू 1.3 एटमॉस्फेयर, तो 1.3 SI यूनिट में अगर कन्वर्ट कर दें तो 10⁵ की मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितनी दे रखी है, 2 × 10⁻25। SI सिस्टम में ये भी दे रखी है, मीटर क्यूब में दे रखा है। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू भी दी हुई है 1.3 × 10⁻23। तो अगर हम यहाँ पर देखें, एक काम तो ये कह सकते हैं कि 1.3 से 1.3 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और ये यहाँ से 25 पावर है, ये -23 है, तो क्या बचेगा यहाँ पर, तो (10⁵/10 ये आ जाएगा भाई। 25 है, -23 है, यहाँ 10 की पावर 2 बची और ये बचा। इसको क्या कह सकते हैं, 1000 डिवाइडेड बाई 2। और इसको क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं 500 केल्विन। तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो आएगा, ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। हाँ, तो बेटा ये रेक्टेंगुलर मोशन से बहुत ही एलिमेंट्री प्रॉब्लम पूछी गई है। पोजीशन दी हुई है, टाइम के रेस्पेक्ट में सब कुछ SI सिस्टम में दिया हुआ है। वेलोसिटी पूछी गई है जब एक्सेलेरेशन बिकम्स 0। बहुत ही आसान प्रॉब्लम कहेंगे इस क्वेश्चन पेपर की। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, dx/dt 9t² - 2। और एक्सेलेरेशन अगर निकालना चाहें तो फिर से डिफ्रेंशिएट कर दें टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा 18t। और कह रहा है कि एक्सेलेरेशन 0 हो जाए, तो इसे 0 पुट कर दें, टाइम कितना आया 0। इस टाइम को अगर यहाँ पे पुट कर दें वेलोसिटी निकालने के लिए, तो हम देखेंगे वेलोसिटी कितनी आएगी, -2 मीटर पर सेकेंड। t = 0 पुट कर दोगे तो -2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से अगर ऑप्शन देखें तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 14 मॉडर्न फिजिक्स से आया हुआ है, एटॉमिक मॉडल बेस्ड है और रदरफोर्ड मॉडल की बात कर रहा है ये। तो रदरफोर्ड मॉडल में एटम के बारे में दिया हुआ है स्टेटमेंट 1, और क्या कहता है कि पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ एटम एंड नेगेटिव चार्ज रिवॉल्व अराउंड इट। यस, ये रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट 1 हमारा जो है करेक्ट है। और सेकंड स्टेटमेंट देखें तो नेगेटिव चार्ज इज एम्बेडेड इन पॉजिटिव चार्ज। तो ये इस रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग जो सेकंड स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है हमारा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम आंसर इसका तलाश करें तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इनकरेक्ट। तो थर्ड विल बी द राइट चॉइस।